गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। 5th मीटिंग आज लास्ट पार्ट है, शायद कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले एक टाइम के बारे में मुझे जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो समय क्या है, टाइम क्या समय भगवान ने बनाया है कि समय इंसान ने बनाया है। तो हम जानते हैं कि आइंस्टाइन ने थियरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर एक पूरा ये दिया था, और उसके अंदर उसने कहा था कि टाइम इज़ रिलेटिव, मतलब टाइम जो है वो सापेक्ष रूप में है, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि आज है, कल है, परसों है, वो हर एक टाइम है और हर एक रिलेटिव है। पर हमारे शास्त्र कुछ और कहते हैं। शास्त्र तो ये कहते हैं कि टाइम इज़ इल्यूजन, मतलब समय जैसा कुछ है ही नहीं, समय तो इंसान ने बनाया हुआ है। तो टाइम इज़ इल्यूजन, क्योंकि नेचर के अंदर क्या है कि इटर्निटी है। नेचर के अंदर समय नहीं है, नेचर इटर्निटी में काम कर रही है, एक व्यापकता के अंदर। वो उसके इसको कोई बाउंड्री नहीं है, या कोई एक ये नहीं है कि भाई ये जैसे कि हमारी आज है, कल है, परसों, इस तरह नेचर में कुछ नहीं होता है। तो वो इटर्निटी में काम करते हैं। अब हमने कैसे समय बनाया, तो कि भाई जैसे कि पृथ्वी जो है वो अपनी दूरी के ऊपर घूमती है, एक्सिस के ऊपर, तो जो एक राउंड बनाने के लिए उसने जितना समय लिया उसको हमने कह दिया कि 24 घंटे। पृथ्वी एक राउंड लगाती है, वो 24 घंटे में लगाती है, तो इसके हिसाब से हमने 24 घंटे तय किए। इसी तरह जो पृथ्वी जो है वो सूर्य की ओर चक्कर लगाती है, तो वो चक्कर लगाने के लिए उसको 365 डेज होते हैं, जिसको हम साल कहते हैं, करीब करीब 1 साल। तो 1 साल जितना समय पृथ्वी सूर्य को आर पार घूमने के लिए लगाती है, उसको हमने समय में कह दिया कि भाई इसको हम 1 साल कहेंगे। तो इस तरह जो है समय इंसान ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया, क्योंकि इंसान को जीना है, व्यवहार करना है, और व्यवहार करने के लिए कुछ चाहिए, समय चाहिए। अब समय ही नहीं होता तो फिर कोई कल की बात है कि भाई कल मिलना है, तो कैसे बताएंगे कि कल मिलेंगे। तो इसलिए समय जो है वो इस तरह बनाया गया है, पर इंसान ने बनाया। अब एक रॉडली कॉलिंस करके है, वो जो गुरजीएफ का स्टूडेंट था, उसने एक बहुत गहरी किताब लिखी है, जिसमें जो है उसका नाम सेलेस्टियल इन्फ्लुएंस है। तो सेलेस्टियल इन्फ्लुएंस के अंदर उसने टाइम के बारे में और अच्छी बात बताई है, जो कि जिसको हम ये जानते हैं पृथ्वी और सूर्य की, वही। तो वो कहते हैं कि टाइम इज क्रिएटेड बाय द रोटेशन ऑफ वाइटल सेंटर ऑफ द ग्रेटर वर्ल्ड। मतलब क्या कि ग्रेटर वर्ल्ड जो है, मतलब जो वर्ल्ड है उससे ऊपर का वर्ल्ड है, उसके अगर उसके आसपास में जो रोटेशन होता है, तो वो इससे समय क्रिएट होता है। जैसे हमने देखा कि भाई पृथ्वी जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द रोटेट करती है, घूमती रहती है, तो उसमें से समय बना है। इसी तरह सूर्य खुद भी जो है वो एक दूसरे सूर्य, जिसको सीरियस का जो तारा है, स्टार, उसके आजू बाजू घूमता है। तो वो कोई मतलब हर जगह जो है वो उसके ऊपर के जो ग्रेटर वर्ल्ड है उसके अंदर उसके आजू बाजू सब घूमते हैं, और इस तरह हर एक के अपने अपने समय ये होते हैं। ये सेकंड, मिनट वगैरह तो हमारे पृथ्वी का समय है। अब मानो कि सूर्य जो उसके ऊपर के सूर्य के आजू बाजू घूमता होगा, तो वहाँ का समय का कोई परिमाण ही अलग होगा। तो इस तरह समय जो है रिलेटिव भी इस तरह है। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम इज रिलेटिव, क्योंकि पृथ्वी का समय अलग है, सूर्य का समय अलग है, चंद्र का समय अलग है, हर एक का समय जो है वो अलग अलग होता है। अब दूसरा एक एग्जाम्पल रॉडनी कॉलिन ने अच्छा दिया कि भाई हमारे ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। तो ब्लड सेल्स जो होते हैं, अभी उसका ग्रेटर वर्ल्ड कौन सा है, उसका सेंटर कौन सा है कि जिसके इर्द गिर्द वो घूमेगा। तो हार्ट
हृदय जो है वो ब्लड सेल्स का, क्योंकि ब्लड घूमता रहता है और वो हार्ट में के आजू बाजू घूमता है, हार्ट में से पसार होता है वगैरह। तो इस तरह ब्लड सेल का जो है वो ग्रेटर वर्ल्ड हार्ट हो गया। अब जैसे कि पृथ्वी को घूमने के लिए 24 घंटे चाहिए, अब ये ब्लड सेल्स है वो पूरे शरीर के अंदर हार्ट से पसार होके जो घूमता रहता है, तो एक पूरा चक्कर लगाने के लिए सिर्फ उसको 18 सेकंड्स चाहिए। 18 सेकंड्स के अंदर ही पूरा एक चक्कर उसका लग जाता है। मतलब कि 18 सेकंड जो है वो इसका एक दिन हो गया। जैसे हमारा पृथ्वी घूमती है तो एक दिन हो जाता है, तो ये उसने भी हृदय की ओर घूम लिया तो उसका एक दिन हो गया। और ये जो ब्लड सेल है वो 45 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो जैसे हमारे 70-80 साल जो होते हैं, इस तरह उसके भी ये 45 दिनों के अंदर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। 70-80 ईयर्स जैसे उसने जी लिया। तो इस तरह टाइम जो है वो रिलेटिव है, और एक जो है सेंटर, उसके ऊपर का जो वर्ल्ड है उसके आजू बाजू घूमने से समय हर एक का अपना अपना बनता है। अब एक दूसरी और बात तावरिया जी ने योग सूत्र के अंदर बताई है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि जो हम वर्तमान में महसूस करते हैं वो तो भूतकाल हो चुका होता है। जैसे कि वो एग्जांपल देते हैं कि भाई आज हम जो कोई गैलेक्सी को देखते हैं पावरफुल दूरबीन से, तो वो गैलेक्सी तो इतनी दूर है, कितने हजार प्रकाश वर्ष दूर होगी। तो आज हम जो देख रहे हैं वो कितने हजार प्रकाश वर्ष पहले की बात है। आज हम पृथ्वी पर है, पर जो घटना वहाँ तो कितने हजारों साल, हजारों प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर्स तो हम जानते हैं ना कितना है। तो इतना लाइट ईयर्स गुजर जाने के बाद में जो वहाँ घटना जो गति और फिर उसका जो प्रकाश निकला और धीरे धीरे यहाँ पृथ्वी तक आता है, वो तक आने में उसको वही इतने हजारों लाइट ईयर्स चाहिए। तो मतलब कि जो वहाँ भूतकाल हो गया है वो आज हम वर्तमान में यहाँ देखते हैं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। वहाँ जो वो चीज़ तो है ही नहीं, पर क्योंकि प्रकाश वर्ष के द्वारा, वो लाइट के द्वारा वो ट्रैवलिंग करता है, तो लाइट के द्वारा हमें दिखाई देता है कि भाई ये चीज़ यहाँ इस तरह है। और इसी तरह दूसरा एक एग्जांपल योग सूत्र में तावरिया जी देते हैं कि मानो कि कोई ऐसी जगह है कि जो स्पेस के अंदर, डीप से स्पेस के अंदर 6000 लाइट ईयर्स दूर है। यहाँ से, हमारी पृथ्वी से 6000 लाइट ईयर्स दूर है, ऐसी कोई स्पेस के अंदर जगह है। और अगर कोई वहाँ से कोई देखना चाहे, मतलब कि कोई योगी के पास ऐसे ही जो साइकिक पावर्स होता है, तो साइकिक पावर से अगर कोई देखना चाहता है तो वो देखेगा कि जो यहाँ पृथ्वी को देखेगा तो उसको लगेगा कि जो पुराना जो चीज़ पुरानी हो गई, मतलब जो भूतकाल था, उसको भी वो वहाँ से देख सके। हो सकता है कि भाई 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था, तो वहाँ से वो 6000 लाइट ईयर दूर से वो महाभारत का युद्ध भी देख सकता है, क्योंकि वो इतना दूर है कि वहाँ जो है वो जिसको हमारे यहाँ भूतकाल हो चुका है, पर वहाँ से वो वर्तमान की तरह दिखाई देगा। तो इस तरह ये जो टाइम है वो इस तरह काम करता है। चलिए अभी 5th मीटिंग पढ़ते हैं। इसके अंदर बहुत समय से हम देख रहे हैं कि ब्रेन के 3 जो सेंटर्स है, 3 जो उसके विभाग है, उसकी बात हम देख रहे हैं। जैसे कि एक ए विभाग है, वो जिसको थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, विचार प्रक्रिया का साधन वो है। दूसरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव या अपकीप रखने के लिए, उसको ठीक ठाक तार संभाल रखने के लिए दूसरा विभाग है। और तीसरा विभाग हम जानते हैं कि जो तीसरा विभाग है वो ये अपना साइलेंट एरिया है, जिसको यहाँ होली ग्राउंड भी कहते हैं। तो ये 3 जो है वो ब्रेन के मेन भाग है, और तीनों के ऊपर ही हमारा पूरा जो जीवन जो है वो चल रहा है, हमारी पूरी विचार प्रक्रिया वगैरह। और विचार के ऊपर की स्थिति जो है वो साइलेंट एरिया के कारण
हो सकती है। तो ये 5th मीटिंग में जो पुराने किताब में 79 पेज के ऊपर या वो ब्लैक वॉल्यूम में 301 के ऊपर हम पढ़ रहे थे, और लास्ट में फिर उन्होंने एक्टिव अवेयरनेस की बात की थी कि एक्टिव अवेयरनेस जब पैसिव अवेयरनेस जो है वो जब एक्टिव हो जाती है तो हमारी जो सहज अवस्था है उसका हमें भान होता है, उसका हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एट द रूट ऑफ द स्ट्रक्चर्ड ए द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया ऑफ द ब्रेन इज कॉन्स्टेंट वांटिंग। अब जैसा पहला हम देखा कि 3 प्रकार में, ये पहला प्रकार जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का है, तो उसका स्ट्रक्चर की जो रूट है, जड़ है, वो क्या है कि इसके अंदर हमेशा एक प्रकार का एक वांटिंग, एक डिमांड, एक मांग हमेशा रहती है, एक इच्छा अंदर रहती है। तो वो ब्रेन के अंदर हर समय कुछ न कुछ एक इच्छा या एक मांग, वांट एक रहती है। और हम देखते हैं हमारे अंदर भी कि भाई ये चाहिए, वो चाहिए, शरीर के स्तर से लेके बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे अंदर डिमांड कॉन्स्टेंटली रहती है। वो ये थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया के अंदर है। वांटिंग इज सीकिंग एल्सवेयर एंड विथ इट इज जनरेटेड डिससेटिस्फैक्शन and wanting constantly thus obscures the holy ground from our gaze totally। तो ये जो है वो जो वांटिंग है, जो हमारी जो मांग है, उसके कारण क्या है कि वो मांग हम अलग जगह पर हम उसको खोजते हैं। मतलब कि जो होली ग्राउंड है, होली ग्राउंड को ढूंढने के बदले हम और चीज़ों को ढूंढते हैं और चाहते हैं। तो ये हमारे अंदर जो सी एरिया है, होली ग्राउंड को हमें चाहिए कि भाई ये होली ग्राउंड का या साइलेंट एरिया तक किस तरह हम पहुंच सके, क्योंकि सारी जो घटनाएं, ऐसी जो घटनाएं हैं जो हमारे नॉर्मल जीवन से ऊपर की घटनाएं है, वो वहाँ घटित होती है। तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट तो बहुत लिमिटेड साधन है। इसके ऊपर का अगर कुछ हम चाहते हैं तो वो जो है वो हमें ये साइलेंट एरिया से मिल सकता है, पर हम साइलेंट एरिया के बदले में ये कुछ और चीज़ें ढूंढते रहते हैं, और इसके कारण हमारे अंदर एक असंतोष का भाव भी रहता है। और जो ये होली ग्राउंड है वो हमारी नज़र से वो अदृश्य हो जाता है, वो छुपा रहता है। To realize that there is nothing to hold on to that can offer large satisfaction, so there is nowhere to go or turn, and nothing to have, and so nothing to be. And this state of understanding is the entry pass into the holy ground. But this understanding be not a mere mental grasp or concept, for then it amounts to preaching or parrot-like repetition, a mere tape recording, and it will fall to get admission into the holy ground। तो ये एक पूरा पैराग्राफ है। पहली बात क्या कहते हैं कि to realize that there is nothing to hold on, मतलब कि हमें कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, ये हमें एक रियलाइज होना चाहिए, हमारे ध्यान में आना चाहिए कि हमें कुछ भी प्राप्त करना है नहीं। अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर भी हमें कुछ प्राप्त करना नहीं है, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं है। तो पहले एक अंडरस्टैंडिंग ये आनी चाहिए कि भाई हमें जो है अंदर की स्थिति वो एक हमारे ध्यान में आ जाए, वो रियलाइज हो जाए, इतना ही काफ़ी है। तो ये एक हमारे अंदर ध्यान में आना चाहिए कि कुछ प्राप्त करना नहीं है, कम से कम बाहर तो कुछ भी प्राप्त करना नहीं है। और अगर ये होगा तो फिर हमें एक अंदर से सेटिस्फेक्शन आएगा, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि कहीं भटकना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, जो है वो अंदर से ही, जो है वो अंदर से ही हमारे अंदर से आएगा। तो फिर एक सेटिस्फेक्शन का भाव आता है। और इसी तरह हमें कोई जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना या तो फिर कोई
कुछ होने की भी जरूरत नहीं है, कुछ बनने की भी जरूरत नहीं है, टू बिकम बनने की भी जरूरत नहीं है। एंड दिस स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज द एंट्री पास इनटू द होली ग्राउंड। अगर ये प्रकार की अंडरस्टैंडिंग सही माने में अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर ये एक एंट्री पास हो जाएगी। जैसे हम नाटक में जाते हैं तो एंट्री पास लेना पड़ता है, इस तरह ये होली ग्राउंड के अंदर दाखिल होने के लिए पहले तो ये करना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो अंदर डिमांड पड़ी है। यहाँ तक कि भी मुझे भगवान का दर्शन करना है या ऐसा वैसा कोई भी जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक, वो चीज़ भी अंदर नहीं होनी चाहिए कि भाई एनलाइटनमेंट चाहिए, इस तरह का भी कोई अंदर डिमांड वांट नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये सब जब छूट जाता है तो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आता है और फिर हम होली ग्राउंड की ओर धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। बट दिस अंडरस्टैंडिंग बी नॉट ए मियर मेंटल ग्रास्प और कंसेप्ट, फॉर देन इट अमाउंट्स टू preaching or parrot-like repetition, a mere tape recording, and it will fail to get admission into holy ground. अगर ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग के बदले में फिर कोई एक मेंटल ख्याल जैसा बन गया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो एक प्रीचिंग जैसा हो जाएगा। या फिर जैसे तोता एक बोलता रहता है एक ही एक चीज़, तोता को जितना सिखाया जाता है इतना ही वो खाली रिपीट करता रहता है। चाहे टेप रिकॉर्डर में जो बजाते हैं वही टेप रिकॉर्डर हमको सुनाता है। तो ये अगर होगा तो फिर हमें होली ग्राउंड के अंदर हमारा एडमिशन नहीं होगा, हम होली ग्राउंड के अंदर जा नहीं पाएंगे। रिमेंबर ऑलवेज एट ऑल टाइम्स द अराइजिंग एंड पासिंग अवे ऑफ ऑल थिंग्स। अब फिर से वही जो जिसकी शुरुआत हमने प्री सेंसिंग के अंदर देखी थी कि सब चीज़ जो है वो अराइजिंग और पासिंग अवे होता है, मतलब कि जिसका उद्भव होता है विलय होता है। और श्वास को हम देखते देखते भी यही चीज़ दिखते हैं कि देखो ये विचार आया और विचार का तुरंत विलय भी हो गया, श्वास आया और श्वास का भी विलय हो गया। इसी तरह एक दिन ये हमारा पूरा शरीर है वो जो उत्पन्न हुआ है उसका भी विलय हो जाएगा, फिर पूरी सृष्टि है उसका भी एक दिन विलय हो जाएगा। तो अगर इस तरह हम सही ढंग से सोचते हैं तो हमारे अंदर एक वैराग्य का भाव आता है कि भाई, तो इसलिए हमारे शास्त्र के अंदर एक शब्द कहते हैं नश्वरता, मतलब जो नाशवंत है, जो नश्वर है, मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व मतलब लंबे समय जो टिकने वाला नहीं है, ऐसी ये सारी चीज़ें कभी ना कभी तो ये ख़त्म होने ही है। चाहे शरीर है या कोई कुछ भी है वो एक दिन ख़त्म हो जाता है। तो ये एक जब हम ये चीज़ को ध्यान में रखते हैं और इसके ऊपर हम जो चीज़ बन रही है आजू बाजू उसके अंदर भी यही नियम को अप्लाई करते हैं कि अराइजिंग और पासिंग अवे, हर चीज़ जो है एक घटना घटती है तो भी अराइजिंग और पासिंग अवे, ये हर जगह पर हम देख सकते हैं। तो फिर हमारे अंदर बहुत जल्दी एक समता वैराग्य वगैरह भाव आना शुरू हो जाएगा। When wanting itself becomes the object of observation, we say that wanting is only an automatic conditional urge in the thinking instrument area of the brain. अब क्या करना है कि ये जो अंदर इच्छा हमेशा उत्पन्न होती रहती है वो भी अराइजिंग और पासिंग अवे है। तो इच्छा जैसे अंदर उत्पन्न होती है तो उसको ही हमें अपने ऑब्जर्वेशन का विषय बना देना है कि भाई देखो अंदर की अब कौन सी इच्छा उत्पन्न हुई, इसके बाद कौन सी इच्छा आती है, उसके बाद क्या होता है, ये करने का मन होता है, वो करने का मन होता है, ज़रा मोबाइल देखने का मन होता है, किसी के साथ बात करने का मन होता है। तो इस तरह जो अंदर इच्छा है या ये जो वांटिंग अंदर उत्पन्न होती रहती है वो हमारा ऑब्जर्वेशन का ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए। और फिर हमें तब लगेगा, पता चलेगा कि ये एक ऑटोमेटिक कंडीशनल अर्ज है। ऑटोमेटिक कंडीशनल अर्ज मतलब क्या कि वो अपने आप में एक पूर्वग्रहित आवेग या एक प्रकार की उत्तेजना है, अंदर एक उत्तेजना या आवेग चलता रहता है, ये करो वो करो, और ऑटोमेटिक है। ये इच्छाएं उत्पन्न होती है, इसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। जहाँ कोई नज़र पड़ी और कुछ चीज़ पसंद हो गई तो अंदर इच्छा उत्पन्न होगी कि ये मुझे भी ये चाहिए।
कुछ चीज़ नापसंद हुई तो अंदर इच्छा होगी यार इससे दूर रहो, ये नहीं चाहिए। तो हर समय ये सब ऑटोमेटिक अंदर चलता रहता है। जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया है उसके अंदर ये चलता ही रहता है। पर मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये चीज़ हमारे ऑब्जर्वेशन में आनी चाहिए और वही हमारा ऑब्जर्वेशन का विषय बन जाना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार की साधना है। ऐसा नहीं है कि हम रिफाइनिंग करते, फेस करते हैं और प्राणायाम करते हैं वगैरह वगैरह ही साधना है। इम्पोर्टेंट इसके पैरेलली ये इम्पोर्टेंट साधना है कि हम क्या ऑब्जर्व कर रहा है, क्या अंदर हमारे अंदर जो चल रहा है इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं तो वो हमारा एक साधना का भाग बन जाएगा। Therefore, each moment of true and sincere not wanting is freedom and is entry into the holy ground. Buddhism and Zen mindfulness points to such freedom. अब सच में फ्रीडम क्या है, मुक्ति क्या है? तो नॉट वांटिंग। अब कोई इच्छा ही नहीं हो रही है, अंदर से कुछ यही नहीं कोई भाव आ रहा कि ये करूँ वो करूँ। इस तरह का एक ट्रू और सिंसियर प्रकार का अंदर से जो क्षण आएगी कि जिसके अंदर हमें कि भाई अभी ये ख़त्म हो गया, कि भाई कुछ चाहिए, इस प्रकार का जो भाव है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो ही सबसे बड़ी मुक्ति है। और वो अगर इस तरह का भाव आता है, इस तरह का घटित होता है, तो वो हमारे लिए होली ग्राउंड के अंदर एंट्री का कारण भी बन जाता है। और बुद्धिज़्म और ज़ेन के अंदर इस तरह का जो चीज़ है माइंडफुलनेस मतलब जागृति, तो उसको ही फ्रीडम बताया गया है। द नेचुरल एक्टिविटी ऑफ द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया ऑफ द ब्रेन इज टू वॉन्डर सीजलेसली बिकॉज ऑफ सीजलेस वॉन्डरिंग, सीजलेस वांटिंग। तो ये हमारा जो थिंकिंग एरिया जो है, थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है, उसका काम क्या है कि कॉन्स्टेंटली भटकते रहना है। वो भटकता ही रहता है, विचार एक विचार, विचार के ऊपर दूसरा विचार, और विचार के अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएं भी पड़ी रहती है। तो सीजलेस वांटिंग का कारण जो है वो ये हमारा वॉन्डरिंग जो है, सीजलेस वॉन्डरिंग है, वो सीजलेस वांटिंग का कारण है। तो दोनों का संबंध है। तो अगर वो सीजलेस वॉन्डरिंग हमारा ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, तो फिर सीजलेस वांटिंग जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। द बॉडी breathes by itself. A. The thinking instrument part of the brain thinks by itself, that is wanders by itself, and active awareness, that is mindfulness, simply observes all that passes on without getting involved anywhere at any time. अब जो साधना में करते हैं, मतलब कि जो प्री सेंसिंग में करते थे, तो उसमें क्या करते थे कि भाई श्वास आ रहा है तो हम श्वास को देखते हैं कि ये श्वास आ रहा है, ये जा रहा है। शरीर जो है वो श्वास लेता है और छोड़ता है, उसका खाली हम ऑब्जर्वेशन, ध्यान नहीं करते हैं। दूसरा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपने आप में विचार करता है, हम विचार करते हैं ऐसा नहीं है। थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है ब्रेन का पार्ट है, वो विचार करता है अपने आप में, और उसके साथ में वो उसका वॉन्डरिंग भी, उसका भटकना भी चालू रहता है। और तीसरी बात जो है वो एक्टिव अवेयरनेस। उस दौरान हमारे अंदर जो हम एक्टिवली कोई स्पॉट को देखते हैं या एक्टिवली हम अवेयर होते हैं, या वो माइंडफुलनेस की जो कंडीशन होती है, वो उसके कारण हम ये सब सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि भाई ये आया और ये गया, ये पास हो गया, ये फिर से आया, ये पास। तो कोई वहाँ एक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, वहाँ कोई हमारा अंदर एक इसके साथ में जुड़ नहीं जाते हैं। नॉर्मली जो हमारा क्या है कि चलो माइंड जो हमारा ब्रेन भटकता है उसका प्रॉब्लम नहीं है, पर उसके साथ में हम जुड़ जाते हैं। ब्रेन का स्वभाव तो भटकने का है ही, उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो तो हर क्षण 120 इम्पल्स आते हैं, उसमें से विचार बनते हैं। विचार बनना कोई गुनाह नहीं है, पर विचारों के साथ चिपक जाना और इन्वॉल्व हो जाना वो गुनाह है। और इसके कारण फिर हम जो है वो हमारा जो विटनेस या तटस्थता का भाव है वो रख नहीं पाते हैं, और इसके कारण हम सुखी दुखी भी होते हैं कि जैसे थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट में चल रहा है तो वहाँ कोई सुख की चीज़ हुई तो सुखी होंगे, दुख की चीज़ हुई तो दुखी होंगे, क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट है, यही कारण सब चीज़ों का है।
Do not tarry with thought. Do not identify with any processes. Just note their arising and passing away of each thought and each action of organism. तो किसी को जो है वो कोई विचार को ठहरता नहीं है और देखना है, और कोई विचार को रोकना भी नहीं है। जो विचार आया वो अपने आप में जाएगा, खाली उसको देखना है। कोई चीज़ के साथ में हमें आइडेंटिफाई भी नहीं होना है, न जुड़ जाना है। वो सारी चीज़ें जो है वो उदय होता है, उसका विलय होता है। ये खाली जो एक गेम है वो जो चल रही है उसका हमें दृष्टा बनना है, देखते रहना है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ये हर समय ये चीज़ बन रही है। यू विल बी शोन हाउ टू डू इन द नेक्स्ट मीटिंग। तो इसको किस तरह ऑब्जर्व करना वो फिर शायद आगे बताएंगे वो। मेंटेन दिस मेंटल पोस्चर और पोइज आसन एंड थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट नॉर्मली स्वीप यू ऑफ योर फीट विल नाउ सीम इम्पोर्टेंट एंड 3-step rhythmic breathing will help numb enormously। तो हमें क्या करना है कि जो वो हमारा जो मेंटल पोस्चर जो बना, अंदर जो स्थिति बनी कि भाई देखते रहते हैं, ये आया ये गया, आया गया, जो स्थिति जो बनी उसको मेंटल पोस्चर कहते हैं, या उसको आसन भी कहते हैं। योग सूत्र के अंदर आसन जो है इसको ये आसन कहा जाता है, मेंटल पोस्चर को। और जो विचार और जो भावनाएं वगैरह जो अंदर उत्पन्न होती है और उसका एक एट्रैक्शन हमें अंदर आता है। ये यहाँ एक मुहावरा उन्होंने दिया है, स्वीप यू ऑफ योर फीट, मतलब कि अंदर एक एट्रैक्शन अंदर उत्पन्न होता है। तो फिर वो एट्रैक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। तो जो भाव फीलिंग वगैरह आते हैं और उसके प्रति हमारा एक एट्रैक्शन रहता है वो फिर एक शक्तिहीन हो जाएगा। और यहाँ हमें 3-step rhythmic breathing भी बहुत सारी मदद करेगी। फीलिंग arise, thought arise, active awareness that is mindfulness observes all their movements as bubble arising to the surface and passing away। अब ये चीज़ें जो उत्पन्न होती है, चाहे वो भाव है चाहे विचार है, तो एक्टिव अवेयरनेस के द्वारा ये चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। एकदम पूरी अंदर एक अवेयरनेस है, जागृति है, और जागृति के साथ ये अंदर देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये कैसी चीज़ है कि जैसे एक बुलबुला उत्पन्न होता है, बबल, और फिर वो थोड़ी देर में फूट जाता है। जैसे बच्चे वो करते हैं ना, वो एक कोई इससे साबुन का पानी वगैरह लेके बुलबुला बनाता है, वो हवा में थोड़ी देर टिकता है और तुरंत फूट जाता है। इसी तरह ये जो है हमारे अंदर जो विचार जो है, भाव है, वो इस तरह उत्पन्न होते हैं और पास होते हैं, और वो हमें एक्टिव अवेयरनेस से देखते रहना है। ऑलवेज द अराइजिंग एंड द पासिंग अवे। ओनली व्हेन वी आइडेंटिफाइंग with any of these arising and passing away, confusion occurs in the thinking instrument area of the brain। अब प्रॉब्लम यही है कि आइडेंटिफिकेशन हो गया तो फिर कंफ्यूजन आएगा, इस एरिया के अंदर गड़बड़ी चालू हो जाएगी। तो ये आइडेंटिफिकेशन का बहुत भार दिया गया है कि हम किस तरह न्यूट्रल रह सकते हैं हर चीज़ों के अंदर। आइडेंटिफाई न हो तो ये कंफ्यूजन की स्थिति नहीं तो फिर अंदर क्रिएट करेगा। माइंड इज दैट स्पेस इन विच ऑल दिस अराइजिंग एंड पासिंग अवे आर कॉन्स्टेंटली अकरिंग, वेदर विद द ऑर्गेनिज्म और एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनिज्म, ऑल अराइजिंग एंड पासिंग अवे। अब जो माइंड जो है, यहाँ ब्रेन की बात नहीं करते, माइंड की बात करते हैं। तो ये माइंड जो है, माइंड का जो स्पेस है, उसके अंदर ये सारी चीज़ जो है वो सारी गेम ये चलती रहती है, अराइजिंग पासिंग अवे की, उदय और विलय की, जो हमेशा सतत चलती रहती है। वो जो इसका जो ग्राउंड है, इसको हम माइंड कहते हैं। इसका जो स्पेस है वो माइंड है। वो चाहे हमारा जो देह तंत्र है
उसके अंदर हो सकता है या उसके बाहर भी हो सकता है, पर ये पासिंग अवे और अराइजिंग की हमेशा कांस्टेंट ये प्रक्रिया इस जगह पर चलती रहती है। To know how vast the infinite mind is and able also, that is our individual mind is the essence of not grasping and not wanting। तो इसको ये जानना है कि भाई इन्फिनिट माइंड कितना विशाल है, कितना वास्ट है और कितना सक्षम है। इसी तरह जो हमारा इंडिविजुअल माइंड है वो भी, क्योंकि इंडिविजुअल माइंड से बनता है तो वही इसी तरह बनता है, इसीलिए वो भी पोटेंशियली तो वही है। और इसीलिए वो अगर हम फिर चाहे तो फिर ये नॉट ग्रैप्स एंड नॉट वांटिंग की स्थिति हम भी अंदर हमारे माइंड के अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। वो एसेंस है हमारे अंदर कि न ग्रहण करना है न कुछ मांगना है, ऐसी स्थिति वो हमारा एसेंस या इसको सत्व कहते हैं। बाय फॉरगेटिंग who we are, that is the impotent I, we become whole or complete again and awaken to the whole universe, for infinite mind pervades the whole universe, both seen and unseen। अब क्या करना है हमें कि जो हमारा जो अंदर का जो नकली आई है, इम्पोर्टेंट आई है, उसको असक्त आई जो है उसको हमें फॉरगेट करना है, उसको हमें भूल जाना है। तो उसको हम भूल जाएंगे तो क्या होगा कि जो यूनिवर्सल जो माइंड है, जो एक पूरे यूनिवर्स के अंदर फैला हुआ है इन्फिनाइट माइंड, वो जो है वो होल है और वो कंप्लीट है। तो इसी तरह हम भी जो है हमारा जो इंडिविजुअल माइंड है वो भी इसी तरह का अनुभव करेगा। मतलब कि ये इम्पोर्टेंट आई के बदले फिर हम जो हमारा ये जो रियल माइंड है, रियल आई जो है वो फिर हमारा काम करना लगेगा, क्योंकि इन्फिनाइट माइंड जो है वो अभी उसके साथ में वो जुड़ा हुआ है, यहाँ आइडेंटिफिकेशन की स्थिति भी नहीं है। इसलिए यूनाइट इन्फिनाइट माइंड के साथ, यूनिवर्सल माइंड के साथ जुड़ा रहता है। और इन्फिनाइट माइंड की क्वालिटी यही है कि वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर, चाहे वो दृश्य जगत हो या अदृश्य जगत, सब जगह पर फैला हुआ है। तो ये चीज़ फिर हमारे लिए भी हो सकती है, ये स्थिति को हम जागृत कर सकते हैं। सो डेवलप सच ब्रेन कंडीशंस दैट क्लिंग्स टू नथिंग इज द पाथ टू विजडम, बट बी नॉट डिसीव्ड बाय वर्ड्स, फॉर देन इट विल बी प्रीचिंग and it will fail to get an entry into the holy ground। अब जो ये है ब्रेन कंडीशन जो है उसके साथ में हमें जो चिपकना नहीं है, जो क्लिंगिंग का जो हमारे अंदर एक ये रहता है, हम चिपकते रहते हैं, वही आइडेंटिफिकेशन की जो स्थिति है, इसी तरह की ये भी यहाँ एक स्थिति होती है कि ब्रेन की जो कंडीशन अगर ऐसे अंदर बनती है कि जो अंदर होता है उसके साथ वो फिर वो चिपक जाता है। अगर ये नहीं होगा तो ये एक अंदर नया पाथवे बनेगा और वो पाथवे जो है वो विजडम का होगा, शानपन का पाथ होगा। पर ये अंदर हकीकत में होना चाहिए। ये खाली वर्ड होंगे तो फिर हम अपने आप को धोखा देंगे और फिर ऐसा होगा तो फिर होली ग्राउंड के अंदर हमारी एंट्री नहीं हो पाएगी। We only remove the clouds that obscures the vision। तो हमें क्या करना है कि क्लाउड्स, किस प्रकार का क्लाउड्स है? क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, जो अज्ञान जो है, अज्ञान का जो बादल छाया हुआ है, इसको ही हमें हटा देना है ताकि हमारा जो विजन जो है वो हमारा फिर से खुल जाए। एज नेगेटिव स्टेट वीकन्स, पॉजिटिव स्टेट अराइजेस, but both are mere state and block the true understanding। तो जब नेगेटिव स्टेट जितना वो वीक होता है, वो दुर्बल होता है, इतना पॉजिटिव स्टेट जो है वो जागता जाता है। पर ये दोनों जो है, ये चाहे नेगेटिव स्टेट है या पॉजिटिव स्टेट है, दोनों जो है वो उसे तो ये एक
अंदर ब्लॉक बन जाता है, जो हमारी जो सच्ची अंडरस्टैंडिंग है वो एक ब्लॉक हो जाती है, मतलब अंडरस्टैंडिंग को उगने नहीं देते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो इसके ये जो है वो हमें ये रिमोट वो था, इसको जो ब्लॉक हो रही है उसको हमें क्लियर करना है। तो मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चीज़ जो है वो दोनों कोई सही अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी नहीं है। द जजिंग ब्रेन हैज एन ओपिनियन, इट इज क्वालिटी of the thinking instrument area of the brain to maintain its image I. It is the voice of the inner constant dialogue, and this comes from identifying with our thoughts. तो जजिंग ब्रेन हैज एन ओपिनियन, जो ब्रेन ऐसा है कि जो जजमेंट हमेशा करता है रहता है, वो उसका एक ओपिनियन हमेशा रहेगा। हमारा ब्रेन जो है वो जज करता रहता है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, और फिर एक ओपिनियन बनाता है कि हाँ ये ठीक है, तो वही एक फिर हमारा ओपिनियन बना जाएगा। ये जो क्वालिटी है, ये जो गुण है, वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया का है, और इस तरह वो अपनी एक इमेज जो है वो एक इमेज बनाता रहता है, या एक अपना अंदर का आई जो है वो आई इस तरह वो अपना बना के रखता है। पर वो एक अंदर जो है इस तरह का कांस्टेंट डायलॉग चलता रहता है, जो एक प्रकार का संवाद। तो हम हमारे अंदर देखते हैं तो हम अपने साथ भी बात करते हुए देखा पाएंगे कि भाई कुछ ना कुछ अंदर हम बोलते रहते हैं, ये हो गया, ये नहीं हो गया, ये करना बाकी है, ये करना है, आज ये व्यक्ति नहीं आया, ये ऐसा हुआ। तो अंदर कांस्टेंट एक डायलॉग चल रहा है, वो इसको मोनोलॉग भी कहते हैं, और वो इसके कारण जो है वो फिर हम विचारों के साथ में आइडेंटिफिकेशन की स्थिति अंदर उत्पन्न होती है। तो सबसे ये जो है आइडेंटिफिकेशन जो है विचारों के साथ में जब होता है तो फिर अंदर डायलॉग वगैरह सब कुछ बन चालू रहता है, उसके अंदर हमारे एक इमेज भी हम बनाते रहते हैं। तो फिर से वही बात है कि विचारों के साथ में हमारा जो जुड़ाव है, हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है, किस तरह टूटे, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। The brain state of A, the thinking instrument, appear formidable only when we feed them or fight them. अब जो ये जो अंदर जो विचार की प्रक्रिया जो है ब्रेन के अंदर जो चल रही है, वो कब शक्तिशाली होती है? जब हम इसको सपोर्ट करते हैं, जब हम इसको ये करते हैं कि भाई इसको फीड करते हैं इसको, या फिर इससे हम भाग जाते हैं। दो ही स्थिति के अंदर ये चीज़ जो है वो शक्तिशाली बनती है, विचारों की प्रक्रिया या थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। When we cultivate the habit of observing them arise and go away, we acknowledge our wholeness, and this itself weakens the force of their arising and passing away. अब जब हम एक इस तरह की एक हैबिट डेवलप करते हैं कि जिसमें हमारा ऑब्जर्वेशन चालू है, और ऑब्जर्वेशन किस चीज़ का, कि भाई ये अराइज उदय और जो विलय हो रहा है, इन चीज़ों का जब हम कांस्टेंट हमारा ऑब्जर्वेशन चालू रहता है, तो ये हम इसका हम पर स्वीकार कर लेते हैं, और ये स्वीकार के कारण हमारे अंदर जो एक है समग्रता हमारे अंदर आती है, और फिर ये जो प्रक्रिया है, जो फोर्स है ये उदय और विलय का, वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है, वीक होता जाता है। ऑपोजिट ऑफ एक्टिव अवेयरनेस माइंडफुलनेस इज forgetfulness, and that is when we identifying it instead of observe. तो एक्टिव अवेयरनेस से अपोजिट तो क्या है कि हमारे अंदर एक फॉरगेटफुलनेस आती है, मतलब विस्मृति। एक्टिव अवेयरनेस होती है तो फिर विस्मृति नहीं होती है, हमारा एक ध्यान हमेशा बना रहता है। अब श्वास को देखते हैं तो एक्टिव अवेयरनेस है तो फिर विस्मृति नहीं होगी, पर जैसे एक्टिव अवेयरनेस अंदर शांत हो गई तो फिर हम भूल जाएंगे कि नहीं, हमें तो श्वास को ही देखना है, श्वास के ऊपर काम करना है। तो ये
दोनों ये अपोजिट रूप में है। एक अगर होता है तो दूसरा नहीं होता है, दूसरा होता है तो एक नहीं होता है। या तो फॉरगेटफुलनेस होगी या फिर अवेयरनेस होगी। और फिर ये जो होता है वो हम जब ऑब्जर्वेशन जब हमारा होने के बदले अगर आइडेंटिफिकेशन होता है तो ये चीज़ इस तरह की बन जाती है, फॉरगेटफुलनेस आ जाती है। It is not for the thinking instrument to know and uncover its own working and so has to be observed and disciplined. तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको जानना या उसको खुला करना नहीं है, पर उसका निरीक्षण करते रहना है। थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसके अंदर क्या पड़ा है उसको जानना या उसको अनकवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर जो उसकी जो अंदर जो वर्क चल रहा है उसको हमें देखते रहना है और ये ऑब्जर्व करते रहना है और एक प्रकार की डिसिप्लिन को हमें हमारे थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर डेवलप करना है। एनलाइटनमेंट कैन बिकम आवर कोज ऑफ ग्रेटेस्ट सफरिंग बिकॉज इट इज़ आवर ग्रेटेस्ट लॉन्गिंग। देखो अभी जिसको भी पूछोगे तो आध्यात्म जगत के अंदर सब यही करेंगे कि भाई एनलाइटनमेंट चाहिए, सब कोई आपका ध्येय क्या है, तो भाई सबका बोलेंगे कि एनलाइटनमेंट ही चाहिए, बुद्धत्व चाहिए, साक्षात्कार चाहिए। तो ये सारे जो है हमने ये सब लक्ष्य बना के रखे हैं, पर यहाँ ये कहते हैं कि ये तो ग्रेटेस्ट सफरिंग है, कोज ऑफ ग्रेटेस्ट सफरिंग। इसका सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि अंदर एक ये इच्छा है, मैं बुद्ध बन जाऊं ऐसी इच्छा। बुद्ध बनने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बुद्ध बनने के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है तो ये इच्छा जो है वो अपने आप में एक सफरिंग का कारण बनी जाता है। और क्योंकि इसका कारण यही है कि ये एक लॉन्गिंग है, लॉन्गिंग मतलब एक तृष्णा, एक चाह हमारे अंदर है, ग्रेटेस्ट लॉन्गिंग है, उसके कारण ये ग्रेटेस्ट सफरिंग बन जाता है। Avoid longing. So do not wish or yearn for peak experience because they too are just part of the passing show, the arising and passing away. तो ये जो है वो हमें किसी प्रकार का एक्सपीरियंस लेने की भी जो अंदर एक इच्छा होती है तो उसको भी हमें फिर छोड़ देना है कि भाई कोई पीक एक्सपीरियंस, कोई अध्यात्म का एक ऊंची स्थिति, इसका अनुभव लेने की अंदर एक इच्छा रहती है, उसको भी हमें छोड़ देना है। क्योंकि ये भी चीज़ जो है वो जो उत्पन्न हुई है तो ये फिर भी ये भी चीज़ पासिंग अवे तो होने वाली है, इसलिए इसको छोड़ देना अच्छा है, इस विचार को ही छोड़ देना अच्छा है। When we observe, we find how shallow is thought, because thought is a word. But at deeper level, see the holy ground area, there are no words and no concepts. अब जब हम विचार को देखते हैं तो पता चलता है कि ये कितना छिछला है, कितना हल्का है, मतलब कि वो टिकता नहीं है। कोई भी विचार, हम तो विचार से घबराते हैं और क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन है इसलिए ऐसा लगता है कि विचार की कंटिन्यूटी है, पर विचार जो है वो बहुत शैलो होता है, वो तुरंत ही ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी उसका ये समाप्त हो जाता है। क्योंकि विचार जो है वो अपने आप में तो एक शब्द ही है, कोई विचार बनता है तो शब्द के रूप में बनता है। हमारे अंदर विचार है तो उसमें साथ में शब्द भी होते हैं। एक्चुअली विचार दो प्रकार के होते हैं, एक विचार के अंदर शब्द होता है और दूसरा विचारों के अंदर चित्र होता है। जैसे आप थोड़ा ध्यान में बैठते हैं तो पहले वर्ड अंदर चालू होते हैं, अंदर बकबक चालू होती है तो उस दौरान हमारा वर्ड चालू रहता है, फिर वर्ड शांत हो जाता है तो फिर अंदर अब एक चित्र अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। तो वो भी थॉट का ही प्रकार है। पर तीसरी जो बात जो एरिया है, जो होली ग्राउंड है, वो एक अलग चीज़ है। वहाँ तो ना कोई वर्ड है ना कोई कंसेप्ट है, वहाँ कोई इम्पल्स ही नहीं पहुँचता है, इसीलिए कोई वहाँ भी विचार बनने का भी सवाल उत्पन्न नहीं होता है। माइंड इज नॉट द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज ए कैटालिस्ट, बट आवर इंडिविजुअल माइंड विच इज पार्ट ऑफ इन्फिनाइट माइंड, चित्ती, knows everything
and in it takes place all the arising and all the passing away of the whole universe. अब माइंड जो है वो तो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो हम जानते हैं, क्योंकि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट ब्रेन है, माइंड नहीं है। तो माइंड क्या है? माइंड कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट ये है कि जिसकी हाजिरी के अंदर जब वो हाजिर होता है, प्रेजेंट होता है, तो उसकी हाजिरी में दूसरी चीज़ अपने आप में घटित होने लगती है। तो वो जो माइंड जो है वो कैटालिस्ट का काम करते हैं। मतलब कि माइंड अगर अंदर आता है तो इसके कारण ब्रेन काम करना चालू करता है। तो एक जो प्रेजेंस होती है तो उसके कारण अपने आप में काम, इसको कैटालिस्ट। जैसे कि भाई एक क्लास होता है तो क्लास के अंदर जब टीचर नहीं होते तो बच्चे लोग तूफान धमाल करते रहते हैं, पर जब टीचर आता है तो इसकी प्रेजेंस होने पर वो कुछ बोलता नहीं है, जैसे वो आया कि सब बच्चे शांत हो जाता है। इसी तरह जो ये माइंड जो है वो माइंड का आना ही जरूरी है। माइंड अंदर आता है तो फिर ये हमारा जो ब्रेन जो है वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट काम करना चालू कर देता है। और हमारा जो इंडिविजुअल माइंड है जो चिट्ठी का ही एक विभाग है, और वो जो है उसके अंदर, क्योंकि चिट्ठी के अंदर वो सारी चीज़ें जो पूरे यूनिवर्स में उत्पन्न होती है और ख़त्म होती है, इसी तरह जो हमारा इंडिविजुअल माइंड है वो भी ये जानता है कि भाई ये चीज़ उत्पन्न हो रही है, ये ख़त्म हो रही है। तो ये दो लेवल के ऊपर, एक हमारे अंदर के लेवल के ऊपर, एक हम एराइजिंग पासिंग अवे का अनुभव करते हैं, और जो चिट्ठी के लेवल के ऊपर है वो यूनिवर्स के अंदर। मतलब कि ये जो भू भू स्व है, वो लोक है, वो भी एक पॉइंट के ऊपर सब शांत हो जाते, खत्म नहीं हो जाते, शांत हो। सृष्टि शास्त्र में कहते हैं सृष्टि शांत हो जाती है, और फिर बहुत लंबे समय के बाद में फिर से सृष्टि धीरे 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 चालू होती है। तो ये यूनिवर्स का भी एक खेल है, और हमारे अंदर भी इस प्रकार का खेल चालू रहता है। In the deeper level of active awareness, mindfulness, we do not encourage the thinking instrument, but it is only watched. तो हमारा काम क्या है कि हम अवेयरनेस के साथ में एक्टिव अवेयरनेस हम जब लाते हैं तो फिर हम थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को कुछ बढ़ावा नहीं देते, उसको एनकरेज नहीं करते, हम खाली उसको देखते रहते कि थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर, विचारों के अंदर क्या चल रहा है। रिमेंबर, व्हेन वी एक्सेप्ट हेल, इट इज़ नो मोर हेल, ओनली व्हेन वी रेजिस्ट इट। तो कोई चीज़ को जब हम रेजिस्ट करते हैं तब उसका अस्तित्व सामने आता है। जब तक आप उसके साथ में रेजिस्ट नहीं करते हैं तब उसका अस्तित्व होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ एक्सेप्ट करने का मतलब कि कोई वास्तविक रूप में वो चीज़, जैसे कि हेल जैसा कुछ है, इसको वास्तविक रूप में स्वीकार करना, ये बात नहीं है, क्योंकि हेल और हेवन जैसा तो वास्तव में तो कुछ है नहीं। पर इसके ऐसी चीज़ों के साथ में जब हम वर्ड द्वारा भी जब रेजिस्ट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसको हम एक स्वीकार कर लेते हैं, हाँ ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेडिटेशन, द करेक्ट आइडिया ऑफ मेडिटेशन इज सम मे थिंक is not disappear into some divine light, but it is to see and observe all this that we are. अब मेडिटेशन क्या है? तो लोग ऐसा मानते हैं कि मेडिटेशन के अंदर हम ध्यान करते हैं तो हमें कोई डिवाइन लाइट दिखाई देती है और हम इसके अंदर हम ये हो जाते हैं। तो ये कोई ऐसा कुछ है नहीं कि ध्यान के अंदर डिवाइन लाइट, कई लोगों को प्रकाश दिखता है, कई लोगों को कलर दिखता है, कई लोगों को कोई भगवान के अलग अलग स्वरूप का दर्शन होता है, पर ये कोई है नहीं और इसका कोई महत्व भी नहीं है। तो महत्व ये चीज़ का है कि जो अंदर उत्पन्न हो रहा है उसको हम देखते जाए, बस सिर्फ ऑब्जर्व करना, यही हमारा काम है। बोथ एज ब्रेन ए एंड एज the organism, and thus we are in meditation deep all the time. तो ये जो है वो थिंकिंग ब्रेन का जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का भाग और ऑर्गेनिज्म, दोनों को जब हम ये करते हैं, देखते हैं, दोनों का हम ये अनुभव करते हैं,
तो फिर हम समझो कि एक डीप मेडिटेशन के अंदर ही ऑल द टाइम है, इस तरह का एक अनुभव होता रहता है। ये ऑर्गेनिज्म और ब्रेन थिंकिंग प्रक्रिया जो है, इसका ऑब्जर्वेशन हमेशा हमारे अंदर चालू होना चाहिए। वांटिंग सर्कमस्टांसेस टू बी डिफरेंट और टू बी अदरवाइज फ्रॉम व्हाट दे आर इज द वेरी एसेंस ऑफ आवर सफरिंग। तो अलग अलग संजोग होने कि ऐसी जो अपेक्षा होती है कि भाई अलग अलग संजोग हमारे अंदर बनते रहा है और अलग अलग संजोग के अंदर अलग अलग अनुभूति हमें बनती रहे, इस तरह की जो हमारे अंदर अपेक्षा होती है, वो जो है अलग प्रकार का ये जो एक अंदर भाव आता है, वही हमारे सफरिंग का कारण बन जाता है। तो वांट ऑफ सर्कमस्टेंसेस अंदर नहीं होनी चाहिए। अंदर एक इच्छा अलग अलग अनुभवों को लेने की अंदर जन्मती रहती है, वो हमेशा नहीं हो, वो जरूरी है, नहीं तो फिर वो सफरिंग का कारण बन जाता है। We stand a chance to act or not to act, impulse, performance. If we presense intention of rising distraction, we stand a chance to act or not to act. अब हमें हमेशा एक ये मिलता है, एक चांस मिलता है कब, कि जब हमें विक्षेप जो होते हैं, वो एक विक्षेप को पहले से हम जान लेते हैं, प्रीसेंस अगर हम पहले से कर लेते हैं उसको, और फिर उसके बाद में उसको हमें स्वीकार या ना स्वीकार करने की हमें पसंदगी फिर हम रहती हैं। तो एक चॉइस रहती है, इसको स्वीकारे ना स्वीकारे, और कब कि जब वो डिस्ट्रक्शन को हम पहले से जान लेते हैं तब। द एनवायरनमेंट वी लिव इन मोस्ट इज दैट ऑफ विच वी आर लीस्ट अवेयर, विच इज़ आवर ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, हमारा बॉडी है, जिसके अंदर हम रहते हैं, उसके प्रति हम ज़्यादा से ज़्यादा अनअवेयर है। हम बहुत कम जागृत हमारे शरीर और हमारे जो अंदर की जो क्रियाओं है, उसके प्रति हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अजागृत स्थिति में रहते हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है, पूरा जो एक वातावरण है शरीर और शरीर के साथ में, या आजू बाजू जो हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, इतने कभी कभी विचारों में गुम हो जाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं वो भी हमें भान नहीं रहता है, इतनी ग्रॉसनेस आ जाती है। तो ये एक प्रकार की जो हमारी अनअवेयर की कंडीशन जो है, वो हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज़्यादा है। When our attention is placed at different point in the organism, sensations are felt and are just sensed passively. अब हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर अलग अलग जो पॉइंट है, जैसे कि हम प्री सेंसिंग में क्या करते हैं कि भाई नाक के अंदर का एक पॉइंट या एक स्पॉट को पसंद कर लिया और फिर उसके ऊपर हमने काम करना चालू कर दिया। तो इस तरह जो अलग अलग जो पॉइंट है ऑर्गेनिज्म के, उसके अंदर जो है वो सेंसेशन जो होते हैं, वो सेंसेशन जो है वो उसको हमें निष्क्रिय रूप से बस सेंस ही करना है, जस्ट सेंस पैसिवली। उसको कोई बहुत ये उसके ऊपर कोई भार नहीं देना है। जो अंदर एक स्पॉट को नक्की किया तो बस उसका सेंसेशन को हमें अनुभवते ही रहना है, जस्ट सेंस इट। बस एज वी बिकम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन विद इन, वी फाइंड टू आवर सरप्राइज दैट सच and similar restlessness, that is change that is arising and passing away, is going on throughout the universe. Fixed start point, and the vital understanding should be that we have not to get involved anywhere and at any time, even in the vast universe, Arjuna, as we have not to get involved with the arising and passing away that take place within us. तो जैसे जैसे हम
जागृत होते जाते हैं कि अंदर की ओर कि भाई अंदर क्या चल रहा है, वो जब देखते जाते हैं तो हम ज़्यादा एक एक आश्चर्य होता है कि भाई ये जो हमारे अंदर जो रेस्टलेसनेस है, मतलब कि अंदर की एक प्रकार की क्या कहें, बेचैनी कहे या फिर एक प्रकार की अंदर की जो स्थिति रेस्टलेसनेस की होती है, इसी प्रकार की जो स्थिति है दैट इज चेंजिंग, दैट राइजिंग एंड पासिंग अवे इज गोइंग ऑन थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो ये जो हमारे अंदर की स्थिति है, इसी तरह की ये स्थिति जो है उदय और लय की, वो पूरे यूनिवर्स के अंदर भी इसी तरह की स्थिति है। तो एक प्रकार का रेस्टलेसनेस यूँ कहें कि भाई पूरे यूनिवर्स के अंदर भी है, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर और हमारे अंदर दोनों के अंदर ये राइजिंग और पासिंग अवे की स्थिति हमेशा चालू रहती है। और इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग जब हमारे अंदर होनी चाहिए कि मुझे इस स्थिति के साथ में इन्वॉल्व नहीं होना है, कोई भी जगह पर कोई समय पर मुझे इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। तो ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर हम कहीं भी है तो हम इस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट की स्थिति के अंदर नहीं रह पाएंगे, नहीं जाना चाहेंगे। वो एक हमें एक हमारे अंदर भाव या एक हमारे अंदर एक मजबूत एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि भाई ये तो होता रहता है, उदय और लय, उसके अंदर हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। द बॉडी कैन बी मेड एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड डायग्नोस्टिक टूल। तो शरीर को हम इस तरह बना सकते हैं, एक सेंसिटिव, पूरा एक्सट्रीमली सेंसिटिव बना सकते हैं। अभी तो हमारा जो खाना पीना, हमारा जो जीवन व्यवहार है, इसके कारण हमारा बॉडी जो है वो इसकी सेंसिटिविटी बहुत हद तक चली जाती है। हमारा जो पूरा जो एक अंदर एक सेंसिटिव तो इतना होना चाहिए कि हवा का झोंका स्पर्श होता है तो भी हम तुरंत हम जाग जाते हैं कि ये हवा हमारे शरीर को लगी। तो इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, पर ये होती नहीं है। और वो एक डायग्नोस्टिक टूल जैसा है, निदान करने वाला साधन। निदान करने वाला मतलब कि अंदर क्या चल रहा है, तो निदान अंदर हो जाता है कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है। इट कैन डिटेक्ट एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स एंड देयर मेंटल स्टेट। अब ये शरीर इतना सेंसिटिव है कि दूसरे को की अंदर की जो कोई भावना उत्पन्न होती है वो भी वो समझ जाता है। इतनी सेंसिटिविटी बढ़ जानी चाहिए कि दूसरे के अंदर क्या चल रहा है, दूसरे के अंदर सुख दुख क्या चल रहा है, वो भी हमें तुरंत हमारे अंदर एक रिफ्लेक्ट हो जाए। इस तरह की इतनी उच्च प्रकार की सेंसिटिविटी हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। और दूसरों का क्या मेंटल स्टेट है वो भी हम तुरंत जान सके, इतनी सेंसिटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए। वी लर्न टू रीड बाय फीलिंग्स, बाय लिसनिंग डीपली and to know how best we can respond to what is coming our way। तो हम ये जो फीलिंग है उसको रीड करने का किस तरह होता है वो हम सीख सकते हैं। किस तरह हमें डीपली सुनना है चीज़ों को वो भी हम सीख सकते हैं। और किस तरह इस चीज़ों को रिस्पॉन्स देना है, जो चीज़ हमारे रास्ते में आती है इनको किस तरह रिस्पॉन्स देना है, वो सारी चीज़ों को हम सीख सकते हैं। Daily practices are necessary, and a time will come when you will not like to leave your home without doing them, just as you will not live without your bath or brushing your teeth। And the force of blind desire into blind action will begin to disintegrate, that is to for it to will change to 5:1। तो डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ये ऑब्जर्वेशन की स्थिति है, मतलब जो चल रहा है अंदर इसका ऑब्जर्वेशन करना है, या फिर हम जो प्रैक्टिस कर रहा है तो सबका डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और फिर एक दिन ऐसा जब इसकी हैबिट बन जाती है तो एक दिन ऐसा आता है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते, इसको किए बिना हम घर के बाहर ही नहीं निकलेंगे। जिस तरह हम
स्नान किए बिना या ब्रश किए बिना बाहर नहीं निकलते, इसी तरह हम घर के बाहर भी नहीं निकलेंगे। और जो हमारे अंदर ब्लाइंड डिजायर है, मतलब अविवेकी जो अंदर इच्छाएं होती है वो, और उसके जो अविवेकी जो कार्य है वो सब भी धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। मतलब हमारा जो ISM केंद्र का रेशियो है 2482 वो 5:1 का बन जाएगा। अब यहाँ रुकते हैं, थोड़ा बाकी है पर कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट टाइम ये पढ़ेंगे और उसके बाद में 6 मीटिंग के ऊपर जाएंगे। फिर भी किसी को कोई खास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मुझे ये पूछना था कि उस दिन पेश करते हैं तो उस दिन कॉल नहीं करते मैं, तो ऐसा है कुछ कि फिर वो करना ही है या फिर नहीं करें? नहीं, आपका आवाज़ क्लियर नहीं आया, प्रश्न समझ में नहीं आया मेरी, फिर से कहिए। पेश करते हैं हाँ, उस दिन गोल्ड नगेट करें या फिर ना करें? नहीं, गोल नकेट तो रोज करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। गोल नकेट रोज करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो फेस किया है उस दिन भी आप गोल नकेट कर सकते हैं। और हो सके तो फेस के दिन भी कम से कम 1-1 मिनट रिफाइनिंग तो कर लो। तो 1-1 मिनट रिफाइनिंग करोगे तो उसके साथ में फिर गोल नकेट भी हो जाएगी। रिफाइनिंग तो करती हूँ सर, फिर उसके बाद फेस कर लेती हूँ। हाँ, तो जब रिफाइनिंग करते हो उसके साथ में ही गोल नकेट करो, फिर फेस करो, या फिर सुबह शाम करो। 1-1 मिनट रिफाइनिंग शाम को करो, फेस सुबह में करो। ओके ओके सर, हाँ, मुझे भी पूछना है सर। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, जैसे आपने शुरू में टाइम का कॉन्सेप्ट समझाया हाँ कि भाई अगर कोई 6000 इयर्स लाइट इयर्स से देख रहा है तो उसको पास्ट, मतलब वो एक लाइन की तरह दिखेगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो एक लीनियर टाइम की तरह दिखेगा, एक लाइन की तरह दिखेगा, ऊपर से देख रहा है एज एन ऑब्जर्वर। हाँ, तो सर व्हाट इज वर्टिकल? एक होता है लीनियर टाइम, एक होता है वर्टिकल टाइम। वो वर्टिकल टाइम का कंसेप्ट अलग है कि जैसे कि भाई अभी हम 3 स्टेप कर रहे हैं, तो एक 3 स्टेप जो है वो हम अभी जो कर रहे हैं वो लीनियर टाइम में कर रहे हैं, हॉराइजॉन्टल कर रहा है, ठीक है। हाँ। पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम वर्टिकली उसके अंदर डूबते हैं, मतलब कि एक ही फिर वो 3 स्टेप मानो कि वो लीनियर पॉइंट में नहीं रहेगा, वर्टिकली मतलब इसके अंदर डूब जाना। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जैसे कि भाई 3 स्टेप करते करते हम एक गहरे ध्यान के अंदर चले गए, तो गहरे ध्यान की एक स्थिति अंदर उत्पन्न होती है, तो वो वर्टिकल एक प्रकार की डाइव अंदर लग जाती है। अच्छा, ओके सर। हाँ। और दूसरा आपने चीज बोला कि हम लोगों को एनलाइटमेंट की भी डिजायर नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो अगर हमसे अगर कोई पूछता है कि हमारे जिंदगी का पर्पस क्या है, एम क्या है, तो अगर हमारा कुछ ऐसे पर्पस नहीं हो, एम नहीं हो, तो क्या हमारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है या इट्स ओके? नहीं, एक देखो, एक सर्च होती है, एक खोज होती है। तो खोज तो हमेशा अंदर एक चालू रहती है, पर इसको हम लेबलिंग नहीं करते कि भाई मैं ये खोज करना है तो मुझे कोई एनलाइटनमेंट चाहिए। कि बुद्ध ने भी लास्ट में फिर ये इच्छा छोड़ दी थी कि भाई मुझे बुद्धत्व भी नहीं चाहिए, समझे आप। तो तब और कहते हैं कि जब बुद्ध ने ये इच्छा छोड़ी उसके बाद में उसको एनलाइटनमेंट हुआ। तो कोई भी इच्छा है वो अपने आप में एक ऑब्स्टिकल बन जाता है, वो रुकावट बन जाती है। आप कहते हैं कि मुझे एनलाइटनमेंट होना है, तो वो चीज़ अपने आप में एनलाइटनमेंट होने ही नहीं देगी आपको। तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए उसको छोड़ देना। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम मीनिंगलेस या एमलेस जी रहे हैं। हमारे अंदर एक प्रश्न तो हमेशा है ही कि भाई मैं कौन हूँ आफ्टर ऑल, मुझे ये तो जानना है। तो नोइंग की जो प्रक्रिया है, जानना है, तो वो एक प्रक्रिया के रूप में हम करते रहते हैं, उसमें कोई ये नहीं। पर ये जो यहाँ बात होती है वो वांट की, जो अंदर एक हमारे अंदर वांटिंग रहता है ना, वो वांटिंग से ऊपर उठ जाना चाहिए कि मोक्ष की भी मुझे इच्छा नहीं है।
मोक्ष आएगा, जिस दिन आना वो आएगा। मैं किसी चीज़ को के पीछे भागने वाला, क्योंकि फिर वो भी वही चीज़ आइडेंटिफिकेशन की स्थिति बन जाएगी। तो फिर आइडेंटिफिकेशन तो मतलब क्या हुआ, फिर वहाँ भी हम बंध जाते हैं, हम एक ये हो जाता है ना, ऑब्स्टिकल आ जाता है। तो सर हमारे को पता कैसे चले कि हम लोग इस जिंदगी में इवॉल्व हुए कि नहीं? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो मतलब हमारे में कुछ मतलब एज डेज मतलब जैसे जिंदगी बढ़ती है तो हम लोगों ने इस जिंदगी में इवॉल्व हुए, पिछली जिंदगी से इस जिंदगी में इवॉल्व हुए या नीचे गए, वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा वही सर, तो कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? हाँ, तो वही तो रेशियो तावरिया जी ने दिया हुआ है ना, वो जो ब्रेन की स्थिति 5 डायग्राम क्यों दी है कि अगर आप प्रोग्रेस करोगे, आपका एवोल्यूशन होगा, तो आपको अपने आप में पता चलेगा कि भाई ये 2482, क्योंकि जो आदमी जीता है उसको पता है ना कि भाई एक आदमी आज 2482 में जी रहा है, अब उसको कल किसी कारण अंदर चेंज आता है और उसको 5221 का अनुभव होता है, तो एक दृष्टि अंदर बदल जाती है, जीवन बदल जाती है, एक नेगेटिविटी नहीं रहती है, बहुत सारी चीज़ें का एक अंदर अनुभव होता है। तो क्यों नहीं पता चलेगा, अपने आप में ही पता चलेगा ना कि भाई हाँ मेरा ये इवोल्यूशन हो रहा है। जो पहले ये जो कूड़ा कचरा अंदर मैंने पकड़ के रखा था, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, बहुत सारी अब चीज़ें अपने आप में छूटती जाती है, तो ये अपने आप में पता चलता है कि भाई ये इवोल्यूशन हो रहा है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, और किसी को? हाँ जी बोलो। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, बोलो। मैं पूछ सकता हूँ ना, टाइम तो हुआ नहीं ना? हाँ कोई बात नहीं, पूछ लीजिए, हम दोनों बात करेंगे। हाँ तो ऐसे 2 सवाल है हाँ कि ये जब एरिया सी की बात हमने अभी आपने की, आपने भी समझाई, एरिया सी ब्रेन था जो साइलेंट एरिया होली ग्राउंड। तो जब हम फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग जब लीडर करते हैं, अपर गायत्री या फेस के बाद फार्मिंग थोड़ी करते हैं, 2-3 मिनट फार्मिंग करते हैं, तो वो टाइम में हम इसका कुछ देख सकते हैं? वो डिपेंड करता है, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करेगा कि, क्योंकि ये चीज़ के अंदर एंटर होना इतना आसान नहीं है। कभी क्या होता है कि हमारा जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया थोड़ा शांत हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हम अब दूसरे एरिया में पहुंच गए, पर ऐसा नहीं है। ये हम जब प्रक्रिया करते हैं तो हम धीरे धीरे करके थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को तो शांत कर देते हैं, विचार कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सी एरिया के अंदर पहुंच गए, क्योंकि वो एक डिफरेंट जगह है और इसके लिए बहुत सारी लंबी प्रैक्टिस के बाद में, और ख़ास करके वो जो इम्पल्स कहाँ से आता है, ईडा पिंगला से ऊपर उठता है या सुषुम्ना से आता है, वो बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है, तब जाके पता लगता है कि भाई हाँ ये फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए भी हम वो होली ग्राउंड सी एरिया में गए हैं कि नहीं। तो वो कहना मुश्किल है कि भाई हम जब ये ऐसा कर लेते हैं तो हम सी एरिया में पहुंच गए, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। नहीं, ये तो मैं एक प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ कि डेली फार्मिंग तो हम करते ही हैं, गायत्री के बाद या एक प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, प्रैक्टिस तो कर सकते हैं ना, वो तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये प्रैक्टिस फार्मिंग करोगे ना तो क्या होगा कि अंदर एक अंधकार का अनुभव होगा, आपके अंदर कुछ क्षणों के लिए विचार सब खत्म हो जाएंगे, एकदम ब्लैकी इनकी ब्लैकनेस है, इसका एक आपको अनुभव होगा। और अगर इसको आप पकड़ के इसको लंबा कर सकते हैं तो वो अपने आप में एक ध्यान हो जाता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको तो करना ही चाहिए। हाँ प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल ये था कि अभी आपने बताया, आपने भी बात की कि हम हमारे अटेंशन को देह तंत्र का विविध बिंदु के ऊपर हम अगर अटेंशन करते हैं तो सभी मतलब कि हम जो कॉन्शियसली की जो प्रैक्टिस करते हैं आप कमेंट्री के साथ, तो वही बात हुई है? नहीं, ये एक बेसिक तो एक जो ये प्री सेंसिंग के अंदर हम जैसे कि नाक के अंदर का जो स्पॉट है वो पॉइंट है, उसको हम सेंस करते रहते हैं, तो उसकी एक बात है। दूसरा जो है वो आप जब अलग अलग चक्रों के ऊपर अगर उसकी भी संवेदना लेना आपको आ जाए,
तो फिर वो एक दूसरी साधना या दूसरी प्रकार की संवेदना का एक अनुभव होता है। तो पॉइंट अलग अलग बहुत प्रकार के हैं और बहुत अलग अलग प्रकार के हम संवेदना ले सकते हैं। जैसे ब्रेन के अंदर आप अटेंशन ले जाओगे तो वहाँ एक अलग प्रकार की संवेदना मिलेगी। आप चक्रों के ऊपर अटेंशन ले जाओगे तो वहाँ भी अलग अलग संवेदना मिलेगी। तो वो चक्र है वो भी एक प्रकार के पॉइंट है। पर यहाँ उन्होंने मेन जो बात की है वो प्री सेंसिंग में जो नाक के अंदर का जो पॉइंट है उसकी बात है। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके, चलिए तो यहाँ रुकते हैं, और कोई प्रश्न हो तो नेक्स्ट टाइम ले लेंगे।